हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए तैयार बैठे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है समता शुक्ला और बच्चों क्लास 7th में हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइंस का चैप्टर नंबर हम लोगों का चल रहा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि प्राणियों में पोषण। तो उसमें हम जो मानवों में पाचन तंत्र है यानी ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझा दिए हैं। इस चैप्टर में हम लोग बच्चों क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात कर रहे थे। कल के सेशन में हम लोगों ने स्टमक या आमाशय के बारे में समझ लिया था। तो आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन को रिवाइज करते हुए और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों कल हमने शुरू किया था स्मॉल इंटेस्टाइन, या जिसे हम क्या कहते हैं, छोटी आंत या क्षुद्रांत भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, छोटी आंत, छोटी आंत, या इसी को क्या कहते हैं, हम इसी को क्षुद्रांत कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, क्षुद्रांत। ठीक, ये क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी बहुत ज्यादा कुंडलित एक बहुत लंबी नली होती है जो लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। और ये क्या करती है, लीवर का जो सिक्रीशन होता है और पैनक्रियाज का जो सिक्रीशन होता है उसको ये रिसीव करने का काम करती है। ठीक है, वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रीट्स जूसेस। क्या करती है, कुछ पाचक जूसेस का सिक्रीशन करती है जिसे हम क्या कहते हैं, पाचक रस कहते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ठीक ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है, कल जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था बहुत अच्छी तरह से। एक लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जिसको क्या कहते हैं बच्चों, हम लीवर कहते हैं या यकृत कहते हैं। ये हमारे शरीर की यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और इस ग्रंथि में ये आपका जो एब्डोमेन का राइट हैंड साइड वाला एरिया होता है उसके अपर पार्ट में सिचुएटेड होती है। कहाँ पे सिचुएटेड होती है, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। ये कैसी होती है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, यानी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। और ये क्या करती है बच्चों, पित्त रस का श्रावण करती है, यानी कि बाइल जूस का सिक्रीशन करती है। क्या करती है, बाइल जूस का सिक्रीशन करती है। और ये बाइल जूस एक थैली के जैसी संरचना में इकट्ठा होता है, स्टोर होता है। और उस थैली जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, पित्त की थैली। इसको हम क्या कहते हैं, पित्त की थैली कहते हैं। बाइल जो होता है यानी जो पित्त होता है, डाइजेशन में उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाइल का डाइजेशन में बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, किसके डाइजेशन में, वसा के यानी फैट्स के डाइजेशन में पित्त का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक, हम बात करेंगे पैनक्रियाज यानी कि आग्नेयाशय के बारे में। हमने यकृत के बारे में बात कर ली कि वो लाल गहरे भूरे रंग की एक ग्रंथि होती है जिससे बाइल सिक्रीट होता है, और उसको स्टोर करने के लिए पित्त की थैली होती है जिसमें वो बाइल जूस स्टोर्ड रहता है, और वो क्या करता है, वसा को पचाने में आपकी सहायता करता है। फिर हम बात करेंगे पैनक्रियाज यानी कि आग्नेयाशय की। पैनक्रियाज की बात करेंगे, आग्नेयाशय की बात करेंगे। पैनक्रियाज कैसा होता है बच्चों, मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश की है कि इसमें ये गॉल ब्लैडर है, यानी कि ये क्या है, आपकी पित्त की थैली है, पित्त की थैली है। और इधर की साइड में यहाँ ऊपर की तरफ लीवर होता है, और उसके बाद इधर राइट हैंड साइड की तरफ आपका पैनक्रियाज होता है जो कुछ इस तरीके की संरचना होती है। ये है आपका स्टमक, इसे आप क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। ठीक है, तो जो पैनक्रियाज होता है, द पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। पैनक्रियाज भी क्या है बच्चों, एक ग्रंथि है। किस कलर की, क्रीम कलर की ग्रंथि होती है जो कहाँ होती है, जस्ट बिलो टू द स्टमक। आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये आपका स्टमक है, और स्टमक के नीचे ये जो ये वाली ग्रंथि है ये आपकी
पैनक्रियाज या अग्न्याशय कहलाती है। तो पैनक्रियाज क्या करता है बच्चा, कुछ पैनक्रियाटिक जूसेस का सिक्रीशन करता है। पैनक्रियाज क्या करता है, कुछ पैनक्रियाटिक जूसेस का सिक्रीशन करता है, और वो क्या करते हैं, जो पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को और प्रोटीन्स को, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारे भोजन के अंदर पोषक तत्व मौजूद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, फैट्स के रूप में और प्रोटीन्स के रूप में, उन्हें क्या कर देता है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है। ठीक है, कौन, पैनक्रियाटिक जूसेस या अग्न्याशयी रस, इसको क्या कहते हैं हम, अग्न्याशयी रस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अग्न्याशयी रस कहते हैं। ठीक, द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो पचा हुआ अध पचा भोजन जो होता है वो क्या होता है बच्चों, फिर आपके जो आपकी छोटी आंत होती है, छोटी आंत की लोअर पार्ट में पहुंचता है, और उसके बाद वहां पे इंटेस्टिनल जूसेस जो होते हैं वो डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं, और उस समय पे सभी कंपोनेंट्स का पाचन हो चुका होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो पहले हम लीवर के बारे में बात कर रहे थे कि लीवर कैसे होता है, यकृत एक गहरी लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो आपके पेट में ऊपरी भाग में दाहिनी तरफ स्थित होती है, और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक, वो क्या करती है, पित्त रस का यानी कि बाइल जूस का श्रावण करती है, बाइल जूस सिक्रीट करती है, जो कहाँ पे स्टोर होता है, बाइल जूस हमेशा पित्त की थैली में या गॉल ब्लैडर में स्टोर होता रहता है। ठीक है, और गॉल ब्लैडर तक वो पहुंचता कैसे है, उसके लिए बाइल डक्ट होती है। बाइल डक्ट से क्या होती है, बाइल डक्ट से आपका जो बाइल निकलता है वो पित्त की थैली में स्टोर होता रहता है। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज कैसा होता है, पैनक्रियाज हल्के पीले रंग की, या आप कह सकते हैं कि क्रीम कलर की कैसी होती है, एक बड़ी ग्रंथि होती है जो आमाशय के ठीक नीचे, यानी कि जो आपका पेट था, पेट के जस्ट नीचे, पेट का मतलब आमाशय, स्टमक का जो पार्ट था, जो आपके एब्डोमेन में लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद था। अब जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा बच्चों की चेस्ट से नीचे का पूरा पार्ट आपका पेट नहीं कहलाता, पेट आपका लेफ्ट हैंड साइड पे स्थित होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा पार्ट है ये आपका अब्डोमेन कहलाता है। ठीक, जो लोअर एब्डोमेन और अपर एब्डोमेन में बटा हुआ होता है, लेफ्ट और राइट में बटा हुआ होता है ना, तो इस पूरे को आप पेट नहीं कह सकते, पूरे को आप एब्डोमेन कहते हैं। हम पैनक्रियाज की बात कर रहे हैं, तो पैनक्रियाज क्या होती है, हल्के पीले रंग की या क्रीम कलर की, पेट के ठीक नीचे स्थित एक ग्रंथि होती है। इससे क्या होता है, अग्न्याशयिक रस निकलता है। इससे क्या निकलता है, अग्न्याशयिक रस निकलता है। और ये अग्न्याशयी रस क्या करता है बच्चों, ये आपका किसके ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, अग्न्याशयी रस जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। यानी पाचन के समय होने वाली प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के ब्रेक डाउन करने में आपका जो ये पैनक्रियाटिक जूस होता है ये क्या करता है, हेल्प करता है। ये क्या करता है, उसको कॉम्प्लेक्स जो आपका न्यूट्रिटिव पार्ट है, जो न्यूट्रिशन वाला कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कॉम्प्लेक्स फूड है, उसको क्या करता है, ये सिंपलर फूड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब ये जो थोड़े रूप में पार्टली डाइजेस्टेड जो फूड है, जो अधपचा या थोड़ा पचा हुआ जो आपका भोजन है, ये क्या करता है, फिर लोअर पार्ट में पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लोअर पार्ट में। यहाँ पे इंटेस्टिनल जूसेस जो होते हैं वो पाचन को पूर्ण करने का काम कर देते हैं।
जो इसमें आंत में पाए जाने वाले आंत्र रस होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, डाइजेशन को कंप्लीट करने का काम करते हैं। ठीक, इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट किस रूप में कन्वर्ट होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद कौन से फॉर्म में आ जाता है, वो आप जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स आपके सिंपलर शुगर में यानी कि ग्लूकोज के रूप में टूट जाते हैं। फैट्स जो हैं वो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में टूट जाते हैं, और जो प्रोटीन्स हैं वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, हाइड्रेट्स, आप सबको पता है कि जो न्यूट्रिटिव पार्ट होते हैं, जो आपके पोषक तत्व होते हैं, वो तीन मुख्य पोषक तत्व होते हैं। एक तो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा आपका होता है वसा, और तीसरा आपका होता है प्रोटीन। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये साधारण ग्लूकोज में टूट जाते हैं, साधारण शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं ये। ठीक, उसके बाद जो वसा है बच्चों, ये आपका वसा जो वसा होती है ये आपकी फैटी एसिड्स यानी वसा अम्ल और प्लस ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं ये। प्लस ग्लिसरॉल। ठीक, और जो प्रोटीन होते हैं ये किस में टूट जाते हैं, ये आपके अमीनो अम्ल में टूट जाते हैं, अमीनो अम्ल में टूटते हैं। तो आपको ये तीनों लर्न करना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन होने के बाद सिंपलर फॉर्म में वो किस रूप में आ जाते हैं, वसा ब्रेक डाउन के बाद किस रूप में आता है, और प्रोटीन का जब ब्रेक डाउन हो जाता है उसके बाद वो किस रूप में आ जाते हैं, और इन सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद क्या करता है, फिर आपका शरीर इसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सकता है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर्स, यानी वो साधारण शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, सच एज ग्लूकोज। फैट्स जो हैं वो फैटी एसिड्स में यानी कि वसा अम्ल की गोलिकाओं में कन्वर्ट हो जाते हैं और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो आपके भोजन में उपस्थित प्रोटीन है, प्रोटीन टूट करके एमिनो एसिड्स में बदल जाता है यानी कि अमीनो अम्ल में बदल जाता है। ठीक, इसके बाद फिर भोजन कहाँ पहुंचता है हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब्सॉर्प्शन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद क्या होता है बच्चों, जब भोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है तो पूरी तरह से डाइजेस्ट होने के बाद भोजन क्या होता है, उसका अवशोषण होता है यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है, और वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। द डाइजेस्टेड फूड can now pass into the blood vessels in the wall of intestine. This process is called absorption. इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अवशोषण की प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अवशोषण की प्रक्रिया कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अवशोषण। क्या कहते हैं, अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है कि किसी भी चीज को सोख लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवशोषण की प्रक्रिया कहलाती है। तो अब जो आपका पोषक तत्व था भोजन में मौजूद, प्रोटीन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में और वसा के रूप में, वो क्या हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन हो चुका है उसका, यानी उसका क्या हो गया, पाचन हो गया, डाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो जब डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो वो सिंपलर फॉर्म में टूट गया। आप सबको समझ में आ रहा है, जो कॉम्प्लेक्स फूड था वो सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट गया। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटने के बाद क्या होगा कि जो आपकी अवशोषण की प्रक्रिया है ये अब पूरी होगी। क्या होगा, जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटा है तो जो आपकी रक्त की नलिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जो वो क्या करती हैं, सारे इंटेस्टाइन के अंदरूनी दीवार पे वो प्रेजेंट होती हैं और वही क्या करती हैं, उन पोषक पदार्थों का क्या कर लेती हैं बच्चों,
अवशोषण कर लेती हैं, यानी कि एब्सॉर्प्शन कर लेती हैं। तो पचा हुआ भोजन जो होता है वो एब्सॉर्ब होके जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदरूनी दीवार होती है, जो आंतरिक भित्ति होती है, उसमें उपस्थित जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं या ब्लड वेसल्स होती हैं, उन्हीं में चला जाता है। और इसी प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? अवशोषण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, इस जो छोटी आंत होती है, क्षुद्र आंत होती है, इसकी आंतरिक भित्ति पे कुछ उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। द इनर वॉल्स ऑफ the inner walls of the small intestine have thousands of finger like outgrowths, यानी उंगली के समान उभार जैसी संरचनाएं होती हैं। और ये क्या कहलाती हैं? ये आपका विली, या अगर सिंगुलर में बात करें तो विलस कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? विली या विलस कहलाती हैं। जब बहुत सारी संख्या में होती हैं तब वो क्या कहलाती हैं? विली। और जब वो उसके एक वचन की हम बात करेंगे तब वो विलस कहलाती है। ये क्या कहलाती है? इसी को हम कहते हैं बच्चों दीर्घ रोम। क्या कहते हैं? इसी को हम दीर्घ रोम कहते हैं। यानी कुछ लंबी लंबी उंगली समान रोए जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको क्या कहते हैं? दीर्घ रोम कहते हैं। तो दीर्घ रोम का काम क्या है ना? दीर्घ रोम की क्या आवश्यकता है? बिना दीर्घ रोम के भी आपका जो पोषक पदार्थ है उसका अवशोषण हो सकता है ना? दीर्घ रोम कुछ ऐसे उंगली के समान संरचनाएं होती हैं, इस तरह से। क्या होता है कि हमारी आंत है छोटी, मेरी जो हम लोगों की जो इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन हमारी कॉइल्ड है ना, बहुत ज्यादा कुंडलित है, बहुत ज्यादा लंबी है और छोटी। छोटी का मतलब छोटी आंत है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो उसका एरिया कम होता है, तो उसके अंदर ये दीर्घ रोम प्रेजेंट होते हैं। तो दीर्घ रोम ऐसी उंगली समान संरचनाएं होती हैं, बहुत सारी, हजारों की संख्या में। और ये क्या करते हैं बच्चों? ये उसका क्षेत्रफल, जो आपका इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का क्षेत्रफल बढ़ाने का काम करते हैं। दीर्घ रोम क्या करते हैं? पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए जो उसकी सतही क्षेत्रफल है, जो उसका तल क्षेत्र है, वो क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो हर एक दीर्घ रोम में क्या होता है बच्चों? इसके अंदर आपकी रुधिर वाहिकाएं प्रेजेंट होती हैं। रुधिर वाहिकाएं प्रेजेंट होती हैं। और ये रुधिर वाहिकाएं क्या करती हैं बच्चों? ये रुधिर वाहिकाएं जो आपका पचा हुआ भोजन है उसमें जो पोषक तत्व हैं उनको क्या कर देती हैं? अवशोषित कर लेती हैं। तो ये जो पोषक तत्व हैं वो कहाँ चले जाते हैं? पोषक तत्व आपके रुधिर वाहिकाओं के द्वारा अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। पोषक तत्व जो है वो रुधिर वाहिकाएं क्या कर लेती हैं? एब्सॉर्ब कर लेती हैं, एब्सॉर्ब कर लेती हैं। दीर्घ रोम क्यों पाए जाते हैं? मैंने आपको बता दिया कि दीर्घ रोम सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करते हैं, क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। ठीक। The villi increase the surface area for absorption of the digested food. Each villus has a network of thin and small blood vessels, यानी कि बहुत पतली पतली और छोटी छोटी जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और वो क्या करती हैं? जो उसके अंदर की सरफेस होती है बच्चों, वो विली अब्सॉर्ब कर लेती है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को, यानी पचे हुए भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को ये आपके दीर्घ रोम क्या करते हैं? एब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक, दीर्घ रोम की सतह से क्या होता है? पचे हुए आपका जो भोजन है, आपका जो खाना है, जो आपका फूड मटेरियल था, जो आपने खाया था, उसमें जो उपस्थित पोषक तत्व हैं, यानी फिर न्यूट्रिएंट्स हैं, जो जितने भी पोषक तत्व हैं वो क्या होते हैं? दीर्घ रोम के द्वारा, दीर्घ रोम में उपस्थित रुधिर वाहिकाओं के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं? एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक, और उसके बाद फिर उनका उपयोग
अलग अलग कार्यों के लिए होता है। रुधिर वाहिकाओं में एब्जॉर्ब करने के बाद वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के तहत या परिसंचरण तंत्र के द्वारा शरीर के हर अलग अलग भाग में जरूरत के अनुसार पहुंचा दिए जाते हैं। कौन? ये पोषक तत्व आवश्यकता के अनुसार अलग अलग भागों में पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक, जहां पे अलग अलग पदार्थों को बनाने में इसका यूज किया जाता है। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? ठीक, अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, यानी जो पचा हुआ भोजन है वो दीर्घरोम की सतह, अंदरूनी सतह क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। अब अवशोषित भाग जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ब्लड वेसल्स के द्वारा अलग अलग शरीर में पाए जाने वाले ऑर्गन्स में, और वो उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की बनाने में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। such as the proteins required by the body, this is called assimilation। यानी इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम स्वांगीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, यानी कि वो एब्जॉर्ब किए गए और सब जगह पहुंचा दिए गए। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। ग्लूकोज ब्रेक डाउन कर दिया जाता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। उसके बाद उससे क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि उसके बाद क्या किया जाता है बच्चों? फिर जो एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर श्वसन प्रक्रिया होती है। तो श्वसन प्रक्रिया में जो ग्लूकोज के कण हैं वो क्या किया जाता है? हर एक कोशिका में ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज को भी ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो हम सांस के द्वारा बाहर छोड़ते हैं, और पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। उसमें क्या होती है? पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। अब इस प्रक्रम को तो हम स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, जो आपका कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज था, ठीक है, क्योंकि जो भी कार्बोहाइड्रेट या मंड स्टार्च जो था वो टूट गया था, ब्रेक डाउन हो गया था सिंपलर शुगर में, और वो ग्लूकोज शरीर में रुधिर वाहिकाओं के द्वारा हर एक कोशिका तक पहुंचा दिया गया था। अब उस हर एक कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का भी विघटन होता है श्वसन प्रक्रिया के द्वारा। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन को होने के बाद बच्चों वो ऑक्सीजन में और किसमें? ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन हुआ और किसमें टूटा? कार्बन डाइऑक्साइड में, और उसके बाद उसमें ऊर्जा और जल यानी कि वाटर और एनर्जी मुक्त हुई। और मुक्त होने के बाद क्या होगा कि भोजन का वो भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, द फूड that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine। यानी जो पचा हुआ भोजन, मतलब जितने भी भोजन पार्ट था, जो आपका फूड मटेरियल था, उसका जो भी पार्ट का पाचन हुआ, जिसका डाइजेशन हो गया, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स थे वो तो शरीर के हर अलग अलग भाग तक रुधिर वाहिकाओं के द्वारा पहुंचा दिए गए। और जो भोजन नहीं पचा था, जो भोजन का पाचन नहीं हो पाया था, उसका क्या होता है? अवशोषण या एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। तो बिना पचे हुए भोजन का उसको क्या करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में वो चला जाता है। वो कहाँ चला जाता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यानी कि जो आपकी छोटी आंत थी, जो क्षुद्रांत थी, क्षुद्रांत में क्या होगा? पचे हुए भोजन का अवशोषण हो गया, और उसके बाद आपकी जो बड़ी आंत है तो कुछ पार्ट पचा, कुछ पार्ट का डाइजेशन हो गया, वो उसका आपकी छोटी आंत के द्वारा एब्जॉर्प्शन कर लिया गया। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। और उसके बाद श्वसन प्रक्रिया में जो ग्लूकोज था वो ब्रेक डाउन हुआ, जिसमें ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन हुआ जब ग्लूकोज का, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा मुक्त हुई। कुछ जो भोजन नहीं पचा था वो आपकी बड़ी आंत में भेज दिया जाता है।
जो भोजन का पाचन नहीं हो पाता, जो भोजन का पाचन नहीं हो पाता है, यानी अनडाइजेस्टेड, उसको कहाँ भेज दिया जाता है? उसे बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, उसे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। ठीक, तो बच्चों आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन तक पढ़ चुके हैं। कल हम बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम जंतुओं में यानी एनिमल्स में, जानवरों में कैसे पाचन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा कि जो छोटी आंत होती है उसमें आपका जो पोषक तत्व होते हैं उसका अवशोषण हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण की या एसिमिलेशन की प्रक्रिया कहते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी विली होती हैं या दीर्घरोम पाए जाते हैं। इसी दीर्घरोम में उपस्थित रुधिर वाहिकाओं के द्वारा अवशोषित जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग कोशिकाओं में पहुंचा दिए जाते हैं। उसमें उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपका शुगर ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है हमारे शरीर के द्वारा, और जल और ऊर्जा मुक्त होती है। आज की क्लास में इतना ही। कल हम सभी बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी स्वस्थ रहें।